स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री का, और टॉपिक है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये वीडियो इस सीरीज का फर्स्ट है, यानी कि इस चैप्टर पर हम कई सारे वीडियोस करने वाले हैं और उस सीरीज का पहला पार्ट है हमारा ये वीडियो। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो शुरुआत में सबसे पहले हमें एक इमेज देखने को मिलता है, और ये इमेज बनाया गया है एक पेंटर द्वारा जिसका नाम है फ्रेडरिक सोरियो। और इस चैप्टर में हम इस इमेज में दर्शाए गए डिफरेंट इश्यूज को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए 1848 में फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उसने एक 4 प्रिंट्स की एक सीरीज बनाई थी, यानी कि 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई थी, और जिसका उसने नाम दिया था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। सॉरी, नाम नहीं दिया था, मतलब इस इमेज में उसने एक वर्ड दर्शाया था जिसमें जो बना हुआ था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स से मिलकर। तो इसमें जो पहला प्रिंट है यहाँ पर दिखाया गया फिगर फर्स्ट में, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो इमेज है ये इस सीरीज का पहला प्रिंट है, और इस इमेज के बारे में हम कुछ बात करेंगे। जो पहला प्रिंट है इस सीरीज का, ये दिखाता है कि यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, जिसमें कि महिलाएं और पुरुष सभी लोग, और महिलाएं और पुरुष सभी एजेस के, यानी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और वो सभी क्लासेस के हैं, यानी कि अमीर हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, सभी लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक चेन बनाकर, एक ट्रेन बनाकर आगे चल रहे हैं, और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने अपना सर झुका रहे हैं और उसे होमेज प्रदान कर रहे हैं। तो आप अगर याद कर पाएंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में जो लिबर्टी थी, जो लिबर्टी फीलिंग होती है, उसे जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे वो फीमेल फिगर के रूप में बनाते थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो फीमेल फिगर से अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको समझा दूं। तो जिस तरह से देखिए हम भारत माता को एक फीमेल फिगर के रूप में मानते हैं या फिर दर्शाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फ्रेंच आर्टिस्ट ने इस लिबर्टी को एक फीमेल फिगर बनाया था, जिसे वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, काफ़ी इज्जत देते थे। इसके बाद तो अगर आप इमेज में ध्यान दें तो इमेज में फोरग्राउंड पर सैटर ऑफ रिमन ऑफ सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। तो जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे उसके रिमेन्स जमीन पर पड़े हुए हैं आपके सामने। तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर आप किताब लेकर अपने सामने नहीं बैठे हुए हैं तो। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बिल्डिंग्स के टुकड़े पड़े हुए हैं जो कि सैटर्ड हो चुके हैं, यानी कि जो क्या कह सकते हैं, गिर चुके हैं या तोड़ दिए गए हैं। इसके बाद तो एब्सोल्यूटिस्ट का हो सकता है कि आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा हो, ये मैं आपको समझा देता हूँ। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है? लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो restraints on the power exercised in history. The term refers to form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. So absolutist का सिंपल मतलब होता है कि वैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, वो जिस तरह से चाहे उस तरह से रूल करे, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो देखिए इन सोरियोज यूटोपियन विजन, तो यहाँ पर यूटोपियन विजन क्या हो गया? तो यूटोपियन का मतलब सीधा सीधी ये होता है, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। तो देखिए इस तरह का विजन, इतना क्या कहते हैं, इतना आइडियल विजन जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, वो मेरे ख्याल से का मतलब इसका एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये यूटोपियन विजन कैसे हो गया? आज तो यूरोप के ज़्यादातर नेशन जो हैं वो डेमोक्रेटिक है, तो ये उस समय के व्यूज के अनुसार बनाया गया, यानी उस समय में वैसा थोड़ी नहीं लगता था कि जो आगे चलकर सभी देश हैं वो डेमोक्रेटिक हो जाएंगे। उस समय के अनुसार ये एक यूटोपियन विजन है, और इस विजन में जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड के, वो ग्रुप्ड हैं, यानी कि समूह में है,
अलग अलग देशों के समूह में, और उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके फ्लैग्स के माध्यम से या फिर उनके नेशनल कॉस्ट्यूम के माध्यम से। तो इस प्रोसेसन को लीड कौन कर रहा है? इस प्रोसेसन को लीड कर रहा है जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। तो उसका रीज़न यह है कि ये जो दोनों जो देश थे, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स, ये उस समय तक नेशन स्टेट्स बन चुके थे। नेशन स्टेट क्या होता है इसको हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इसके बाद फ्रांस, इन दोनों के बाद है फ्रांस। मैं इसको नीचे कर देता हूँ। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर। तो फ्रांस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, जो रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जो कि अभी अभी स्टैचू के पास पहुंचा है, यानी कि वो आपके स्विट्जरलैंड और यूएसए के पीछे है। और इसके बाद जर्मनी के लोग हैं जो कि फ्रांस के पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग को पकड़ा हुआ है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस समय सोर्यू ने इस इमेज को बनाया था, उस समय तक जो जर्मन लोग थे वो एक जर्मनी नाम के देश के अंदर रहते भी नहीं थे। उस समय तक जो जर्मनी थी वो अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी, जैसे कि 1947 से पहले इंडिया जो थी वो कई सारे प्रिंसली स्टेट्स में थी और ब्रिटिश कंट्रोल में थी। बिल्कुल उसी तरीके से जो जर्मनी थी वो कई सारे छोटे छोटे देशों में बटी हुई थी और वो एक जर्मनी आइडेंटिटी के रूप में नहीं थी। और जो फ्लैग वो कैरी कर रहे हैं वो एक उनके होप्स को, लिबरल होप को दर्शाता है। 1848 में जो लोग चाहते थे कि जो बहुत सारे जर्मन स्पीकिंग जो देश हैं या फिर स्टेट हैं उनको मिलाकर एक नेशन स्टेट बनाया जाए जिसका शासन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चले। तो इसके बाद जर्मन पीपुल के बाद ऑस्ट्रिया के लोग हैं, टू सिलिसियस किंगडम के लोग हैं, लोम्बार्डी के लोग हैं, पोलैंड के, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग उनके पीछे चल रहे हैं। तो इसके बाद ऊपर से यानी हेवन से जो क्राइस्ट है भगवान वो देख रहे हैं, सभी संत देख रहे हैं, और जितने भी एंजल्स हैं वो सभी इन लोगों के ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं। इन सभी जो ये प्रोसेसन चल रहा है इसके ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो उनको इस यानी कि जो भगवान है उनको ये दर्शाने के लिए यूज़ किया गया कि देखिए जो फ्रेटर्निटी है सभी देशों के बीच में वो कितनी ज़्यादा अच्छी है और कितनी अच्छी है। तो यहाँ देखिए व्हाट इज़ अ नेशन। तो